हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी का, राजस्थान में नदियाँ। देखो, नदियों की जहाँ तक अगर बात की जाती है, बेसिकली दो पार्ट हमने देख लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन था दोनों पार्ट्स में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स प्रॉपर वे में देखे होंगे और देख करके नक्शे पर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि जब तक आप नक्शे पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर वे में इन नदियों वाले चैप्टर को नहीं समझ सकते। फिर बाद में आप रटेंगे या ट्रिक वगैरह ढूंढेंगे, ठीक है, वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। देखो, लास्ट हम आपसे जो बात कर रहे थे, आज मैं आगे बात करने जा रहा हूं। हमने नदियों को तीन पार्ट्स में देखा था। सबसे पहला जो पार्ट था वो था बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, दूसरा पार्ट था अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, और तीसरा पार्ट था अंतः जल प्रवाह वाली नदियां। इसी क्रम में पहला पार्ट हम देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। इनमें भी सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की थी वो थी कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। देखो, चंबल नदी के बारे में सबसे पहले हमने आपसे बात की थी इस प्रकार से। एमपी के इंदौर जिले में महू छावनी के निकट जना पाव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, और यहाँ से ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ है। इस 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से क्या करती है? प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा और बूंदी के मध्य क्या बनाती है? ये बूंदी है। और इधर ये कौन सा जिला है? इधर ये कोटा जिला है। बूंदी और कोटा जिलों के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों से बहती हुई यूपी के इटावा जिले में मुरादगंज के निकट यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। इसकी देखो पहली सहायक नदी हमने देखी थी बनास नदी। देखो, बनास नदी की आपसे बात की जाए, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ये राजसमंद जिला है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है, और राजसमंद से उद्गमित होने के पश्चात, ये राजसमंद से उद्गमित होने के पश्चात चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से जाती है भीलवाड़ा। ये कौन सा जिला है? ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर के रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। तो इस प्रकार से ये हमने लास्ट कल बात की थी आपसे, कौन सी नदी? बनास नदी। ये बनास नदी हुई। यहाँ तक हमने कल देख लिया था, ये चंबल और ये बनास। आगे देखिए, चंबल की अगली जो सहायक नदी है वो है कुराल नदी। कौन सी नदी? कुराल नदी। देखो, कुराल जो नदी है, इस नदी का उद्गम जो होता है वो ऊपर माल क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? ऊपर माल क्षेत्र। देखो, हम जानते हैं, अगर ऊपर माल क्षेत्र की आपसे बात करता हूं तो ऊपर माल क्षेत्र बिजोलिया, बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य ये जो क्षेत्र है ऊपर उठा हुआ, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपर उठा हुआ। हम बात कर रहे हैं कहां से? बिजोलिया से कहां? भैंसरोडगढ़। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य ऊपर उठा हुआ उपजाऊ काली मिट्टी युक्त, क्योंकि माल का शाब्दिक अर्थ है काली मिट्टी, उपजाऊ काली मिट्टी युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपर माल क्षेत्र कहलाता है। तो बिजोलिया से, ऊपर माल क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है, और यहां से उद्गमित होने के पश्चात ये कौन से जिले में? बूंदी जिले में जाकर के सीधे कौन सी नदी में? चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। तो ये कौन सी नदी हुई? कुराल नदी। उसके बाद देखो, अगली नदी की बात करता हूं। यहां मैं अगर देखो मैप पर कुराल नदी की बात करूं तो यहां से उद्गमित होती है और बूंदी जिले में जाकर के अपना जल किस में गिरा देती है? चंबल नदी में। तो ये कौन सी नदी हुई? कुराल नदी। अगली नदी की अगर मैं बात करूं आपसे, वो है मेज नदी। कौन सी नदी? मेज नदी। देखो, मेज जो नदी है, बेसिकली इस नदी का उद्गम होता है मांडलगढ़ से। कहां से होता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होने के पश्चात यहां से मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है, और यहां से उद्गमित होने के पश्चात ये बूंदी जिले में कस्बा पड़ता है लाखेरी। कौन सा कस्बा? लाखेरी। लाखेरी हम जानते हैं बड़ा फेमस है। बेसिकली हम जानते हैं राजस्थान में सबसे पहले जो सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था वो लाखेरी बूंदी में 1913 में स्थापित किया गया था। बेसिकली एसीसी कंपनी, कौन सी कंपनी? एसीसी कंपनी का पहला सीमेंट कारखाना था, जो कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना था। कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी बूंदी में। तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है, और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात लाखेरी कस्बे के निकट बूंदी जिले में जाकर के कौन सी नदी में? चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। देखो, मेज जो नदी है, इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूं, एक नदी है बाजन।
कौन सी नदी? बाजन नदी। मेज की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी की अगर मैं बात करता हूं, इसकी सहायक नदियों में पहली नदी है बाजन नदी और दूसरी नदी है मांगली नदी। कौन सी नदी? मांगली नदी। बाजन नदी और मांगली नदी ये दोनों इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। देखो मांगली जो नदी है इसकी भी एक और सहायक नदी है। मांगली नदी की सहायक जो नदी है वो है घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी? घोड़ा पछाड़ नदी। मांगली जो वापस ध्यान दीजिएगा, मेज की जो सहायक नदी है वो बाजन नदी है और दूसरी कौन सी है? मांगली नदी है। और मांगली की सहायक नदी कौन सी है? घोड़ा पछाड़ नदी। देखो मांगली जो नदी है इस नदी पर बूंदी जिले में एक जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात झरने को बोलते हैं और वो है कौन सा जलप्रपात? भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात। तो हम कह सकते हैं बूंदी जिले में मेज की सहायक मांगली नदी पर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात स्थित है। तो इस प्रकार से कौन सी नदी हुई? मेज नदी। आगे देखो हम बात करते हैं, यहां से मैं इसको शो कर देता हूं। ये नदी कौन सी है? मेज नदी। मेज। उसके बाद देखो अगली जो नदी है वो मैं बात कर रहा हूं ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी या इसी को बोलते हैं बामणी नदी। ब्राह्मणी या बामणी नदी। देखो ब्राह्मणी या बामणी जो नदी है इस नदी का उद्गम होता है हरिपुरा गांव। कौन सा गांव? हरिपुरा गांव। और ये गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। चित्तौड़गढ़ से इस नदी का, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी। और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात चित्तौड़गढ़ से ये एमपी जाती है और एमपी से वापस चित्तौड़गढ़ के खंडित भाग में जाती है। और चित्तौड़गढ़ के खंडित भाग में भैंसरोडगढ़ के निकट, किसके निकट? भैंसरोडगढ़ के निकट कौन सी नदी में? चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। फिर ध्यान दीजिएगा, बामनी या ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम है हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से होता है और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात पहले एमपी में जाती है, क्योंकि इस खंडित भाग से इस खंडित भाग में जाती है और एमपी से होती हुई वापस कहाँ? चित्तौड़गढ़ के खंडित भाग में, दूसरे खंडित भाग में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। देखो चंबल और ब्राह्मणी, चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग? भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग, वेल्लोर दुर्ग मद्रास में है, ठीक है, उससे तुलना की गई तो राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ में चंबल और ब्राह्मणी नदियों के संगम पर स्थित है। इस प्रकार से हम पहले चंबल नदी के कहाँ बाईं ओर की नदियों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है बनास नदी, उसके बाद देखा है कोराल नदी, उसके बाद देखा है नंबर 3 मेज और नंबर 4 ब्राह्मणी। तो ये चंबल के कहाँ बाईं ओर स्थित नदियां थी। अब हम बात करते हैं चंबल की दाईं ओर स्थित सहायक नदियां। देखो सबसे पहले दाईं ओर की अगर मैं बात करता हूं तो पहली नदी है काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। अगर काली सिंध नदी की बात करता हूं तो मैप पर हम देखते हैं काली सिंध नदी का उद्गम होता है देवास। देवास पड़ता है एमपी में। कहां से होता है? देवास डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें एक जगह पड़ती है बागली गांव। कौन सा गांव? बागली गांव। बागली गांव देवास। देवास एमपी से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात ये झालावाड़ जिले में, कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में एक जगह पड़ती है रायपुर। रायपुर के निकट बिंदा गांव। कौन सा गांव? बिंदा गांव से क्या करती है? प्रवेश करती है। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात ये ऐसे बहती हुई झालावाड़ जिले में रायपुर के निकट बिंदा गांव से क्या करती है? प्रवेश करती है। और यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात कोटा, कोटा के बाद आगे चलकर कोटा और बारा के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। और लास्ट में कोटा में एक जगह पड़ती है नौनेरा। कौन सी जगह? कोटा में नौनेरा नामक जो स्थान है वहां जाकर के अपना जल कौन सी नदी में? चंबल नदी में
गिरा देती है। तो काली सिंध नदी का उद्गम की मैं वापस बात करता हूँ। बागली गांव देवास एमपी से उद्गमित होती है। झालावाड़ जिले के रायपुर के निकट बिंदा गांव से क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ से प्रवेश कर मैंने बताया कि कोटा और बारा के मध्य क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और सीमा बनाती हुई आगे चलकर कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। देखो इसकी सहायक नदियों की अगर मैं आपसे बात करूं, काली सिंध जो नदी है इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो सहायक नदियों में है आहू, उसके बाद हम बात करते हैं परवन, उसके बाद हम बात करते हैं आमझर, उसके बाद हम देखते हैं चोली, और उसके बाद एक और नदी हम देखते हैं उजाड़। ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है आहू, परवन, आमझर, चोली, उजाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन देखो इनमें हम सारी नदियां ना पढ़कर केवल 2 नदियों के बारे में डिटेल से देखेंगे, बाकी नदियों के नाम आपको याद रखने होंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन पैदा हो जाएंगी अगर हम सारी छोटी मोटी नदियां पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कौन सी नदी, आहू नदी। देखो आहू जो नदी है इस नदी का उद्गम होता है सुसनेर क्षेत्र, और सुसनेर क्षेत्र कहाँ पड़ता है, एमपी में। सुसनेर क्षेत्र एमपी से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। ये देखो ये बोर्ड पे नक्शे पर दिखाया हुआ सुसनेर क्षेत्र, सुसनेर क्षेत्र एमपी से इस नदी का उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात ये झालावाड़ जिले में प्रवेश कर, और झालावाड़ में ही एक जगह पड़ती है गागरोन, झालावाड़ जिले में गागरोन के निकट जाकर के अपना जल कौन सी नदी में, काली सिंध नदी में गिरा देती है। देखो महत्वपूर्ण बात यह है कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग स्थित है। हम पढ़ते हैं राजस्थान में जल दुर्ग या ओदक जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है, जो झालावाड़ जिले में काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखो ये कौन सी नदी हुई, आहू नदी। आगे हम बात करते हैं अगली नदी कौन सी, परवन नदी। देखो परवन जो नदी है, परवन नदी की अगर मैं बात करूं आपसे, परवन नदी का उद्गम होता है विंध्यन क्षेत्र, और विंध्यन क्षेत्र कहाँ पड़ता है, विंध्यन क्षेत्र पड़ता है एमपी में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट एमपी में। और यहाँ विंध्यन क्षेत्र एमपी से उद्गमित होने के पश्चात ये नदी झालावाड़ जिले में एक जगह पड़ती है खारीबोर। कौन सी जगह, खारीबोर। झालावाड़ जिले में खारीबोर नामक स्थान से क्या करती है, प्रवेश करती है। नक्शे पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से परवन नदी का ये कौन सी नदी हुई, काली सिंध नदी। उसके बाद इसकी बात की हमने कौन सी नदी, आहू नदी। और इधर हम बात कर रहे हैं कौन सी, परवन नदी। देखो यहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ, झालावाड़ जिले में मैंने बताया खारीबोर नामक स्थान से क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ से बहती हुई इस प्रकार से बारा जिले में मांगरोल एक कस्बा पड़ता है। कौन सा कस्बा, बारा जिले में मांगरोल, बारा जिले की मांगरोल जो कस्बा है इसके निकट जाकर के कौन सी नदी में, काली सिंध नदी में अपना जल गिरा देती है। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, परवन नदी का उद्गम विंध्यन क्षेत्र एमपी से होता है, राजस्थान में झालावाड़ जिले के खारीबोर नामक स्थान से प्रवेश करती है, और बारा जिले में मांगरोल के निकट काली सिंध नदी में अपना जल गिरा देती है। देखो इसकी सहायक नदियों की अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसकी सहायक नदियां हैं निमाज, इसके अलावा एक और नदी हम देखते हैं छापी, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो देखो काली सिंध नदी की हमने बात की, काली सिंध नदी का जो उद्गम है देवास एमपी बागली गांव से होता है, झालावाड़ के रायपुर के निकट बिंदा गांव से प्रवेश करती है, कोटा बारा के मध्य सीमा बनाती हुई कोटा के नोनेरा नामक स्थान पर चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। सहायक नदियां आहू, परवन, आमझर, चोली, उजाड़ इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। सबसे पहली सहायक नदी हमने बात की आहू, आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर क्षेत्र एमपी से, और राजस्थान में झालावाड़ जिले से प्रवेश कर गागरोन के निकट अपना जल किसमें गिराती है, काली सिंध नदी में गिरा देती है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर झालावाड़ जिले में गागरोन दुर्ग स्थित है, जो एक जल दुर्ग है या ओदक दुर्ग है। दूसरी सहायक नदी हमने देखी परवन नदी, परवन नदी का उद्गम होता है विंध्यन क्षेत्र एमपी से होता है, और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात झालावाड़ के खारीबोर नामक स्थल से प्रवेश करती है, और आगे चलकर मांगरोल, मांगरोल कहाँ पड़ता है,
बारा में। मांगरोल बारा के निकट जाकर के अपना जल किसमें, काली सिंध नदी में गिरा देती है। इसकी दो सहायक नदियां हमने देखी हैं, एक निमाज और दूसरी छापी नदी। तो इस प्रकार से चंबल, एक अगली सहायक नदी हमने देखी है काली सिंध। देखो काली सिंध के बाद अगली जो सहायक नदी है, काली सिंध के बाद चंबल की अगली जो सहायक नदी है उसको हम देखते हैं छोटी काली सिंध। छोटी काली सिंध, हालांकि बहुत ज़्यादा छोटी नदी है, इसको छोटी काली सिंध बोलते हैं। बेसिकली इस नदी का उद्गम भी एमपी से होता है। कहाँ से होता है, एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और वापस एमपी में जाकर के कौन सी नदी में, चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। तो उद्गम एमपी से हुआ, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश किया, झालावाड़ से प्रवेश किया और पुनः एमपी में जाकर के ये कौन सी नदी में, चंबल नदी में अपना जल गिरा देती है। तो इसको हम बोलते हैं छोटी काली सिंध। अगली जो सहायक नदी है वो है पार्वती नदी। कौन सी नदी, पार्वती नदी। देखो पार्वती जो नदी है, इस नदी का उद्गम होता है सीहोर। सीहोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है एमपी में। कहाँ, एमपी में। विंध्याचल पर्वतमाला जो है, विंध्याचल पर्वतमाला, सीहोर एमपी से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। राजस्थान में देखो, इधर मैं नक्शे पर बात करता हूँ तो सीहोर एमपी से इस नदी का उद्गम होता है और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात ये बारा जिले में एक जगह पड़ती है करियाहाट। करियाहाट से बारा जिले से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के पश्चात ये बारा जिले में बहती हुई आगे चलकर, देखो ये महत्वपूर्ण बात है, आगे चलकर ये जिला है कोटा और ये जिला, ये इधर हम बात करते हैं एमपी और इधर हम बात करते हैं राजस्थान। आगे चलकर ये एमपी और राजस्थान दोनों राज्यों के मध्य कोटा जिले में क्या बनाती है, अंतरराज्य सीमा बनाती है। देखो अंतरराज्य सीमा बनाने वाली एक नदी तो हम चंबल की बात कर रहे हैं और दूसरी है चंबल की सहायक नदी कौन सी, पार्वती नदी। ये पार्वती नदी भी एमपी और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है, अंतरराज्य सीमा बनाती है। और लास्ट में कोटा और सवाई माधोपुर, कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा पर एक जगह पड़ती है पलिया। पलिया जो गांव है, इस गांव के निकट ये अपना जल कौन सी नदी में, चंबल नदी में गिराती है, यहाँ कोटा सवाई माधोपुर बॉर्डर पर। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, पार्वती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, सीहोर एमपी से हुआ, विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र से हुआ, राजस्थान में करियाहाट बारा से क्या किया, प्रवेश किया। आगे चलकर ये बहती हुई कोटा जिले में एमपी और राजस्थान के मध्य क्या बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है और लास्ट में कोटा सवाई माधोपुर की सीमा पर पलिया नामक गांव के निकट अपना जल कौन सी नदी में, चंबल नदी में गिरा देती है। तो इस प्रकार से ये कौन सी नदी हुई, पार्वती नदी। देखो पार्वती नदी की सहायक नदियों की मैं बात करता हूं। सहायक नदियां लासी, मैथिली, विलास, ये इसकी क्या हैं, छोटी, बहुत छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। देखो पार्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में चंबल की सबसे पूर्वी सहायक नदी। देखो इसके बाद चूंकि इसने यहाँ सीमा बना दी है तो इसके बाद राजस्थान में कोई भी नदी चंबल में अपना जल नहीं गिराती है। तो राजस्थान में चंबल की सबसे पूर्वी सहायक नदी, सबसे पूर्वी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, पार्वती नदी मानी जाती है। देखो इसके अलावा एक नदी और मैं आपसे बात करता हूं चंबल की सहायक नदियों में। एक नदी है कुनू नदी। कौन सी नदी, कुनू नदी। कुनू जो नदी है वो एमपी से उद्गमित होती है और एमपी से उद्गमित होने के पश्चात राजस्थान में बारा जिले में प्रवेश करती है और बारा जिले से प्रवेश करती हुई वापस कहाँ, एमपी में ही अपना जल कौन सी नदी में, चंबल नदी में गिरा देती है। चूंकि हम इसको राजस्थान की नदी नहीं मानते हैं, राजस्थान से केवल इसका क्या होता है, एमपी से उद्गमित होती है और बारा जिले में बहती हुई वापस एमपी में चली जाती है, इसलिए हम इसको राजस्थान के नाम मानकर एमपी की सहायक नदी मानते हैं। इसलिए सबसे पूर्वी जो सहायक नदी है चंबल की राजस्थान में वो कौन सी नदी है, वो नदी है कौन सी, पार्वती नदी। देखो हम देखते हैं चंबल जो नदी है इसमें बनास नदी अपना जल गिराती है। कौन सी नदी,
चंबल नदी में बनास नदी अपना जल गिराती है कहाँ? रामेश्वर, पढ़ा था हमने, रामेश्वर सवाई माधोपुर में अपना जल गिराती है। दूसरी ओर देखो एमपी से एक नदी आती है सीप, कौन सी नदी? सीप नदी। ये नदी भी अपना जल रामेश्वर के निकट ही गिराती है, लेकिन एमपी की ओर से देखो, इधर मैं बात करता हूँ, यहाँ है बनास नदी, रामेश्वर, ये हमने अभी बात की है बनास नदी, और इधर से आती है कौन सी? सीप नदी। और यहाँ रामेश्वर में एक साइड से बनास और दूसरी साइड से शीप नदी अपना जल गिराती है, इसलिए रामेश्वर सवाई माधोपुर में चंबल, बनास और शीप नदियों का संगम क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है, त्रिवेणी संगम। तो देखो 3 त्रिवेणी संगम हम पढ़ चुके हैं। पहला त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था बनास, बेड़च और मैनाल, बिंगोद गांव, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। दूसरा त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था राजमहल, टोंक, बनास, खारी और डाई नदियों का संगम, दूसरा त्रिवेणी संगम था। तीसरा त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास और सीप, और ये कहाँ है? रामेश्वर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो इस प्रकार से चंबल और उसकी सहायक नदियों की बात हुई। देखो मैप पर जब तक आप वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, आप चंबल को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि चंबल जब नदी समाप्त हो जाती है तो लगभग 60% राजस्थान की नदियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से चंबल नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली एक नदी चंबल नदी हमारी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चंबल जो नदी है, इसके अलावा 2 नदियां और हमारे पास हैं। एक नदी हम देखते हैं बाणगंगा नदी, और दूसरी नदी हम देखते हैं गंभीर नदी। ये 2 नदियां और हैं जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यमुना नदी में अपना जल गिराती हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। देखो बाणगंगा जो नदी है, इस नदी का उद्गम जो होता है वो होता है मेड़ गांव की पहाड़ी। उद्गम की अगर मैं बात करता हूं तो उद्गम होता है मेड़ गांव, और मेड़ गांव कहाँ पड़ता है? विराटनगर, जयपुर में पड़ता है। विराटनगर, जयपुर से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात, जयपुर से उद्गमित होने के पश्चात यह नदी जयपुर से जाती है दौसा, दौसा से जाती है भरतपुर, और भरतपुर से आगे आगरा, आगरा में एक जगह पड़ती है फतेहाबाद। कौन सी जगह? फतेहाबाद। फतेहाबाद के निकट सीधे कौन सी नदी में? यमुना नदी में अपना जल गिराती है। तो चंबल के बाद राजस्थान के संदर्भ में दूसरी नदी जो सीधे यमुना नदी में अपना जल गिराती है वो कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। एक बार मैप पर बात कीजिएगा। देखो मैप पर देखते हैं तो हम, ये बैराट है, विराटनगर है, ये ज़िला है कौन सा? जयपुर ज़िला। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक ज़िला है कौन सा? दौसा, और ये एक ज़िला है भरतपुर। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात ऐसे दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, और भरतपुर के बाद आगरा में सीधे ये नदी आ रही है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी में जाकर के अपना जल गिरा देती है। देखो ये जो नदी है, इस नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं, इस नदी की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। कितनी है? 380 किलोमीटर। राजस्थान में लगभग इसकी 240 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में कितनी है? 240। उपनामों की मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उपनामों की अगर मैं बात करता हूँ तो उपनामों में देखते हैं, इसे कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। हम जानते हैं महाभारत कालीन कौरव और पांडवों के मध्य जब युद्ध हुआ था, या हम ये कहें कि पांडवों को जब वनवास मिला तो उन्होंने कुछ समय अपना यहाँ विराटनगर क्षेत्र में व्यतीत किया, और उसी दौरान अर्जुन ने अपने तीर से इस नदी का उद्गम किया, इसलिए इसे बोल देते हैं अर्जुन की गंगा। इसे बोला जाता है रुंडित नदी। रुंडित नदी, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की कौन सी नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। या हम एक शब्द काम में लेते हैं ब्रेडेड रिवर, जिसे हम बोल देते हैं गुम्फित नदी। गुम्फित नदी। देखो इसका अर्थ क्या है? रुंडित नदी या गुम्फित नदी का अर्थ क्या है? ये नदी विराटनगर जयपुर से बहती हुई आगे चलती है, और आगे चलकर ये लगभग भरतपुर जो जिला है, इस भरतपुर जिले में जाकर के छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है?
डिवाइड हो जाती है और ये छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड होकर के आगे चलकर ये अब आगरा में पहुंच ही नहीं पाती, यमुना में पहुंच ही नहीं पाती, अपने मार्ग में ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदी जो छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और कई बार तो ये शाखाएं वापस एक नदी में वापस कन्वर्ट हो जाती हैं और कई बार ये छोटी छोटी शाखाएं जो है आगे चलकर एक प्रॉपर शाखा नहीं बना पाती हैं। इस प्रकार की जो नदियां हैं उनको हम बोलते हैं गुम्फित नदी, ब्रेडेड रिवर या रुंडित नदी। हमारी राजस्थान में बाणगंगा जो नदी है वो इसी क्रम की नदी मानी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं रुंडित नदी। एक और नाम हम इसके लिए काम में लेते हैं ताला नदी। तो ये इस नदी के क्या हैं, उपनाम है। देखो बाणगंगा जो नदी है, इस नदी के किनारे जयपुर में एक बांध है, जमुआ रामगढ़ बांध। कौन सा बांध, जमुआ रामगढ़ बांध। जयपुर जिले में जमुआ रामगढ़ जो बांध है वो बाणगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूं, सहायक नदियों में हम देखते हैं एक नदी है शूरी नदी। कौन सी नदी, शूरी नदी। एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं पलोसन नदी, और एक नाला है जिसको हम बोलते हैं गुमटी नाला। तो ये इसकी क्या हैं, सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो बाणगंगा नदी वापस बात करता हूं, मेडगांव विराटनगर जयपुर से उद्गमित होती है। जयपुर से उद्गमित होने के पश्चात दौसा भरतपुर होती हुई आगरा में फतेहाबाद के निकट यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। कुल लंबाई 380 किलोमीटर है, राजस्थान में लगभग 240 किलोमीटर है। उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी और ताला नदी है। बेसिकली इस नदी पर जयपुर में जमुआ रामगढ़ बांध स्थित है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, शूरी, पलोसन और गुमटी नाला। तो ये हुई हमारी कौन सी नदी, बाणगंगा नदी। तीसरी जो नदी है उसकी अगर मैं आपसे बात करता हूं वो है गंभीर नदी। कौन सी नदी, गंभीर नदी। देखो एक नदी हमने पहले पढ़ी थी वो थी गंभीरी। कौन सी नदी, गंभीरी नदी। और ये कौन सी है, गंभीर नदी। कई बार कुछ गाइडों में आपको इसका नाम भी गंभीरी मिलेगा। देखो वो गंभीरी जो है वो बेडज की सहायक नदी थी। मैंने बताया था आपको गंभीरी, गुजरी, बागन, ओरा, ये वो जो गंभीरी नदी है वो बेडच में, मैंने कहा था कि मेसा के पठार जो है वो बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। तो वो गंभीरी नदी अलग नदी थी जिसका उद्गम रतलाम एमपी से हुआ। ये जो गंभीरी या गंभीर नदी है इसका उद्गम जो है गंगापुर, और गंगापुर कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर। गंगापुर सवाई माधोपुर से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और यहाँ से देखो ये सवाई माधोपुर है, हम जानते हैं करौली है, और ये धौलपुर। यहाँ से गंगापुर सवाई माधोपुर से उद्गम होता है। यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात पहले जाती है ये करौली, करौली के बाद जाती है भरतपुर, और भरतपुर के बाद फिर वापस यूपी से होती हुई धौलपुर, धौलपुर के बाद सबसे लास्ट में कहाँ, सीधे यमुना नदी में अपना जल गिराती है। वापस ध्यान दीजिएगा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से कहाँ जाती है, करौली, करौली से कहाँ जाती है, भरतपुर, और भरतपुर के बाद ये कुछ यूपी में बहती है, और यूपी के बाद पुनः कहाँ जाती है, धौलपुर में आ जाती है, और सबसे लास्ट में वापस यूपी में आगरा जो जिला है उसमें यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। तो देखो चंबल बाणगंगा के बाद तीसरी नदी जो सीधे यमुना नदी में अपना जल गिराती है वो कौन सी है, गंभीर नदी है। देखो ये जो नदी है बेसिकली हम जानते हैं एक युद्ध पढ़ते हैं हम, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। जो युद्ध है वो इस नदी के किनारे भरतपुर में रुबास जो तहसील है उसमें इस नदी के किनारे हुआ। इसके अलावा देखो हम पढ़ते हैं केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार जो नेशनल पार्क है उसके लिए जल की आपूर्ति जो है वो भी गंभीरी नदी से की जाती है वर्षा काल के दौरान। ठीक है, देखो गंभीरी जो नदी है इसकी सहायक नदियों की मैं आपसे बात करता हूँ। सहायक नदियाँ, इसकी सहायक जो नदियाँ हैं उनमें एक नदी है सेसा नदी। कौन सी नदी, सेसा नदी। एक नदी हम पढ़ते हैं पांचना नदी। इसके अलावा हम देखते हैं एक नदी है पार्वती नदी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है पार्वती। देखो सहायक नदियों में वापस सेसा नदी, पांचना नदी, पार्वती नदी। एक पार्वती नदी हमने किसकी सहायक नदी पढ़ी थी, चंबल की सहायक पढ़ी थी।
ठीक है। और दूसरी पार्वती किसकी सहायक नदी है? गंभीर की सहायक नदी है। इस पार्वती नदी का उद्गम जो है करौली से होता है। कहाँ से होता है? करौली से इसका उद्गम होता है और धौलपुर जिले में जाकर के ये अपना जल किस में गिरा देती है? गंभीर नदी में गिरा देती है। मैप पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से करौली से उद्गम हुआ और यहाँ से उद्गमित होने के पश्चात धौलपुर जिले में जाकर के ये अपना जल किसमें? गंभीर नदी में गिरा देती है। इस पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में एक बांध स्थित है। कौन सा बांध? पार्वती बांध। ठीक है। तो इस प्रकार से वापस गंभीर नदी की बात करता हूँ। गंभीर नदी उद्गम गंगापुर सवाई माधोपुर से हुआ, सवाई माधोपुर से करौली, करौली से भरतपुर, भरतपुर के बाद कुछ यूपी में जाती है, उसके बाद पुनः धौलपुर में आकर लास्ट में आगरा में सीधे यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। देखो, इस नदी के किनारे भरतपुर की रूबास तहसील में खानवा का युद्ध हुआ। केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति इसी से होती है। सहायक नदियों की बात करें तो सेसा, पांचना और पार्वती इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। पार्वती जो नदी है बेसिकली इस नदी पर धौलपुर जिले में कौन सा बांध? पार्वती बांध स्थित है। एक पार्वती गंभीर की सहायक नदी है तो दूसरी पार्वती चंबल की सहायक नदी है। इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली 3 नदियों की हम बात करते हैं, चंबल, बाणगंगा और गंभीर नदी। बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। लगभग 60% जो हमारी नदियां हैं वो फिनिश हो जाती हैं। देखो, मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नक्शे के बगैर अगर नदियाँ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से आप इन नदियों को नहीं समझ सकते, नहीं याद रख सकते। इनको याद रखने का एक ही बेहतरीन तरीका है, वो है नक्शे की प्रॉपर नॉलेज, और नक्शे पर आप इनको प्रैक्टिस करके देखें। ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर इसी प्रकार से बने रहें। देखो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को जो फिलहाल लॉकडाउन में घर पर हैं, सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके, इसलिए इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अविलंब मिल सके। धन्यवाद।